गलवान वाली गलती चीन ने पैंगोंग में भी कर दी। भारत के बलवानों ने तब भी मारा था, पैंगोंग में फिर पीटा है। धोखा चीन के डीएनए में है। चीनी चमगादड़ों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में घुस आने की कोशिश की थी, लेकिन हिंद की हिम्मत के आगे चीन की चतुराई चल नहीं पाई। चीन के करीब 200 सैनिकों को वापस खदेड़ दिया गया। एक तरफ बातचीत का बहाना और दूसरी तरफ सीमा पर एलएसी की स्थिति में बदलाव की बेशर्म कोशिश। उस तरफ से ढिठाई जारी है। J-20 एलएसी पर मंडरा रहे हैं। इधर श्रीनगर लेह राजमार्ग को अब केवल सेना को सौंप दिया गया है। एक्शन कभी भी हो सकता है, कितना और कैसा, यह सवाल है। लद्दाख में चिंगारी शोला बनेगी क्या और वर्ल्ड वॉर क्या इस बार लद्दाख से शुरू होगा? अड़ी में इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे पर सबसे खास जानकारों की निगाहों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल संजय सोई भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल एस डिन्नी, पूर्व सीओ लद्दाख, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु प्रकाश साहब, पूर्व राजनयिक, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, गलवान झड़प को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी खबर, पैंगोंग झड़प को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर। गलवान की खबर पहले आपको बता देता हूं। गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रगाह दिखाई दी है। 36 नहीं बल्कि 104 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों से अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा। 2 नई तस्वीरों में 104 और 95 चीनी सैनिकों की कब्र दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं पहली बार टेलीविजन पर। इसमें ये कब्रगाहें जो बनी हुई हैं ये बता रही हैं कि गलवान में मारे गए सैनिकों की तादाद 100 से भी ज्यादा, लेकिन चीन ने आधिकारिक रूप से एक के मारे जाने की भी पुष्टि नहीं की। वो रहस्यमयी चीन जो अपने घर के राजों को घर के लोगों पर भी फाश नहीं होने देता, वो इस बात को दुनिया के सामने कैसे जाहिर होने दे सकता था कि गलवान की गलती की वजह से भारत के बलवानों ने उसकी यूं पिटाई की है। 36 से ज्यादा। ये एक और तस्वीर देखिए आप, इसमें गिनती गिन लीजिए कैसे ये संख्या 100 से ज्यादा पहुंच रही है। इधर देखिए 31, बगल में आपको 21 नजर आएंगे, उसके पीछे 9 नजर आ रही है और उसके बिल्कुल बगल में बाईं तरफ आपको 34, कुल 95। और यह दिखाता है कि कितने सारे सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने उस दुनिया में भेज दिया था। भारत ने भी इसकी कीमत चुकाई। देश के प्रधानमंत्री ने भी यह कहा कि सैनिकों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन असल में हिसाब किताब चुकता तो हमारे सैनिकों ने ही उस दिन कर दिया था। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, असल में ये कब्रें वहीं एलएसी के करीब चाइनीज क्लेम लाइन जो है उसके अपनी तरफ उसने इनको दफन कर दिया है। अपने यहां ले जाकर मेनलैंड में दफन भी नहीं किया और यह समाचार भी पूरी दुनिया से छिपाया है। लेकिन आखिरकार ये कब्रें आखिर दुनिया के सामने कब तक नहीं आती? आखिरकार ये सामने आई हैं। संजय कुलकर्णी साहब, खुल गया राज और यह भी पता चल गया कि कितनी बड़ी कीमत अदा की है उसने गलवान में घुसपैठ की। तो उसने काम किया गलवान के अंदर, उसकी सजा उसको मिली और इससे अधिक मिलेगी अगर फिर से चीन इस तरह की कार्रवाई करेगा। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं कि पैंगांगसो में भी उसकी जो उन्होंने कोशिश करने की सोचे, मतलब प्री मेडिटेटेड प्लान ये है कि हम लोगों को खबर लग गई और उस खबर के कारण जो चीन मंशा थी चीन की कि पैंगांगसो के सदर्न बैंक पे आने की, वो पूरी नहीं हो पाई। चीन हमेशा चीन के कथनी। लेकिन संजय कुलकर्णी साहब, मेरे ये समझ में नहीं आता कि एक राष्ट्र अपने बलिदानियों की गौरव गाथा गाता है, उनका गौरव गान करता है, उनकी शहादत को सेलिब्रेट करता है, उन शहीदों का पार्थिव शरीर ससम्मान ले जाकर दफन किया जाता है और पूरा देश उनके नहीं रहने पर शोक भी मनाता है, लेकिन उनके जैसा ही बनने का संकल्प लेता है। यह बात गुरमीत साहब छिपाता क्यों है चीन? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये चीन की फितरत है। ये चीन का जो झूठ, फ्रेब, प्रोपेगेंडा है उस सब को एकदम खुला करता है। अभी पूरे विश्व ने देख लिया है, पूरे भारत ने देख लिया है कि चीन किस प्रकार झूठ बोलता है। और
किस प्रकार प्रोपेगेंडा करना चाहता है, और ये भी बताता है कि क्या एथिक्स हैं, क्या वैल्यूज हैं। एक तरफ तो भारत ने अपने वीर योद्धाओं का जो सुप्रीम सेक्रीफाइस था, जो साहस, शौर्य और बलिदान था, उसको क्या अंतिम संस्कार किया, उसको किस सम्मान के साथ में उनके परिवार को, उनके गांव में, और किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया उनके मॉर्टल रिमेन्स को। और दूसरी तरफ चीन, जिसने अभी तक छुपाया हुआ है, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की अब गुरमीत साहब, मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर ये रवायत बनाया है चीन ने अपने यहाँ पर, तो क्या वहां के लोग, जब वहां पता चलता होगा कि उनके घर गांव के बेटे जो शहादत दे रहे हैं उनके लिहाज से, उनके कॉज के लिए, उनको चाइना बजाय सेलिब्रेट करने की उनकी शहादत को छिपाता है, तो यहां वहां और इससे विरोध पनपेगा, या इसको रवायत मानकर वो लोग चुप रहेंगे? सोई साहब नहीं, बिल्कुल जो दिनेश आप ये बात बहुत सही कह रहे हैं। जो देश अपने शहीदों का सम्मान नहीं करता, उस देश का विनाश नजर आता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देश की जनता को पता चलता है कि आज जिसने देश के लिए जान दी है उसको आप नहीं पहचान रहे, उसको इज्जत नहीं दे रहे। ये बड़ी हैरानी की बात लगती है मुझे। भारत की मैं इस बात में दाद देता हूं, एक एक शहीद को जो इज्जत दी, पूरी इज्जत दी। गांव में माता पिता गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा बेटा देश के लिए शहीद हुआ। पड़ोसी, गांव, शहर कहता है हमारे शहर का बेटा शहीद हुआ देश के लिए। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, और अगर आप छुपाएं तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है किसी देश की। गलवान में जो गलती की उसका खमियाजा यूं भुगता उसने, कितने सारे सैनिकों को उसने गंवाया है और पूरी दुनिया से इसको छिपाया है। लेकिन पैंगोंग में जो पंगा लेने की कोशिश की, उसके बाद उसको कितना भुगतना पड़ा है, ये बताएंगे सुमित, और उस जगह ले जाकर आपको बताएंगे जहां ये घटना पेश आई है। सुमित, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय दिनेश ये बात जानना कि आखिरकार ये पूरी लोकेशन कौन सी थी। अगर आप देखें, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस इलाके से वाकिफ नहीं है, जो अपने घरों में बैठकर ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार चीन का ये अग्रेशन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। दिनेश, ये पूरा इलाका अगर आप देखें, खासतौर पर ये पैंगोंगसो का इलाका है। पैंगोंगसो यानी करीबन 134 से 135 किलोमीटर की ये पूरी की पूरा ये रिवर है, और इसी लेक के आसपास, माफ कीजिएगा, इस लेक के आसपास फिंगर्स में इलाका बटा हुआ है। यानी फिंगर 8 से फिंगर 8 तक का जो इलाका है, फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का इलाका, यहां पर फिंगर 4 से 8 के बीच में हमारी म्यूचुअल पेट्रोलिंग हुआ करती थी। ये नॉर्दर्न इलाका था जो फिंगर एरिया है, लेकिन इसी के साउथ में, इसी के साउदर्न पार्ट में चुशूल का इलाका है। और 29 से 30 तारीख को रात को करीबन 12 बजे के बाद चीन ने एकाएक अपनी मोबिलाइजेशन इन इलाकों में बढ़ा दी। 200 से ज्यादा सोल्जर्स को वो लेकर यहां पहुंचे, जिसके अंदर ना सिर्फ उनके पास हैवी व्हीकल्स थे बल्कि हैवी इक्विपमेंट थे। और मैं चाहूंगा सुमित, आप जहां खड़े हुए हैं, आप इस विहंगम तस्वीर में जहां खड़े हुए हैं, एक बार हाथ हिलाएं ताकि दर्शकों को ये दिखे कि आप कहां पर खड़े हुए हैं और कहां खड़े होकर आप इसके बारे में बता रहे हैं। एक बार हाथ का इशारा कीजिए। ये खड़े हुए हैं आप, ये खड़े हुए हैं आप, और ये मैं संवरण नहीं कर सकता, यहां खड़े होकर इस पर बात करने का अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपके पास ही पहुंच रहा हूं सुमित, आप एक्सप्लेन करना जारी रखें। बिल्कुल दिनेश, ये इलाका हम लगातार उस इलाके पे खड़े होकर आपको वर्चुअली यहां से समझा रहे हैं कि आखिरकार वो इलाका है क्या। और आप पूरे इलाके को देखें, फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में म्यूचुअल पेट्रोलिंग को मई में रोका था, और इसी के बाद खास तौर पर अब सर्दर्न बैंक में, यानी सर्दर्न जो इसका इलाका है, जो साउथ का इलाका है, वहां पर चीन ने 29 तारीख से करीबन 29 और 30 तारीख को ये हैवी मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की, और उसका मकसद था इस इलाकों के अंदर पहुंचकर, दिनेश आप भी यहां मौजूद हैं, आप समझे अब जरा कि इस पूरे इलाके अंदर पहुंचने के बाद उसकी कोशिश थी कि साउथ ये चुशूल के इलाके के माउंटेन्स की पीक को कैप्चर कर लेना, या फिर अपनी एक बात जो हम लगातार सुन रहे हैं सुमित, कि यहां पर फिंगर नंबर 4 से उसने दिखाने के लिए, जब पहले डिस्कलेशन डिसएंगेजमेंट की बात हुई तो फिंगर नंबर 4 के पीछे उसने कुछ एक लोगों को अपने भेजना शुरू किया, लेकिन रिजेस से उसके लोग, नकल से उसके लोग नहीं हटे। इसकी वजह क्या थी और क्या वहां उसने बंकर बना लिया? और इधर जब वो दक्षिणी इलाके में जाकर घुसने की कोशिश कर रहा है तो क्या उसको रीइंफोर्समेंट मिली होगी स्पैंगर की तरफ से, या पैंगोंग की तरफ यहीं से बोट के जरिए उस तरफ ले जाए गए होंगे सैनिक? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा से कहा जाता कि पहाड़ी इलाकों में, माउंटेन वॉरफेयर में, माउंटेन इलाकों में
आप तभी मजबूत हैं जब चोटियों पर आप बैठे हुए हैं, यानी आप जितनी ऊंचाई पर हैं, जितनी ऊंचाइयों पर आपकी पोस्ट है, आप उतने ही ज्यादा मजबूत हैं। चीन इन इलाकों में यही करने की कोशिश कर रहा है और ये जो स्टेटस को बदला है दिनेश, ये इसी स्ट्रैटेजी का पूरा पार्ट। और अगर आप देखें मई महीने के बाद फिंगर 4 की रिजिस पे बैठ जाना, जब डिसएंगेजमेंट की बात हुई तो दिनेश सबसे खास बात है कि लगातार चीन उसके नीचे से तो हटना तैयार हो गया, लेकिन फिंगर 4 की रिजिस पे से नहीं उतरा, यानी पहाड़ी की ऊपर ऊंचाइयों से नहीं उतरा। और अब दोबारा से आप मान के चले चुशूल के पास जब वो पहुंचा तो उसने वहां पर उसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की। लेकिन ये जो इलाका है इसमें दो चीजें भारत के लिए चैलेंज थी। एक तो ऊपर चढ़े हुए चीनी सैनिकों को नीचे उतरने के लिए कहना, और दूसरे जो पेट्रोल वो कर रहे थे, उन्होंने अब हैवी पेट्रोल बोट्स लगा दी थी। उन्होंने यहां पर 928 बी 928 ये पेट्रोल बोट लगा दी थी और उसके लिए भारत ने एयरलिफ्ट करके अपने हैवी वेसल्स, पेट्रोल वेसल्स वहां पहुंचाए थे। क्या बात ऐसी थी कि उनको इस पोस्चरिंग के बावजूद उनको उतना पीछे नहीं ढकेला जा सका जितना चाहिए था? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पेट्रोलिंग का जो पॉइंट है, फिंगर 4 पे जो उन्होंने रोका हुआ है पेट्रोलिंग, हमारी म्यूचुअल पेट्रोलिंग, उसका मकसद यही था कि भारत को आगे। तो क्या जमीन के जरिए जो पेट्रोलिंग हो रही थी उसको वहां रोका है, लेकिन क्या जो वाटर बॉडी है उसमें हमारे वेसल्स क्या उस तरफ फिंगर 8 के सामने तक जा रहे थे? नहीं, पेट्रोलिंग दो तरीके से होती थी दिनेश। पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग भी हुआ करती थी और बोट से पेट्रोलिंग भी। दोनों पेट्रोलिंग उसने रोक दी फिंगर 4 के आगे के इलाके में। और अब अगर साउथ पार्ट के अंदर चुशूल की हाइट पे वो बैठने की कोशिश कर रहा था तो इसका मकसद मानिए कि ना सिर्फ फिंगर 4 के हाइट्स पे से वो हमारी मोबिलाइजेशन, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देख पाता, इनफैक्ट उसको रोकने की भी कोशिश करता, और वही वो चुशूल में भी करता। और इन इलाकों के अंदर कोशिश करना या फिर बैठ जाना, इसका मतलब वहां से नहीं हटना होता, क्योंकि ये स्टैटिकल पोजीशन, ये टेक्टिकल पोजीशंस आपको बहुत जद्दोजहद या बहुत मुश्किल से मिलती है। और चीन ये बात जानता है कि वो पोजीशंस अगर उसने अटेन कर ली है तो वो वहां से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन भारत की तरफ से कड़े शब्दों में लगातार यही कहा जा रहा है कि आप बातचीत, जो आप लगातार जिस बातचीत का ड्रामा चीन कर रहा है, वो बातचीत तभी हो पाएगी जब आप डिसएंगेजमेंट पूरी तरीके से करेंगे। और स्टेटस को दोबारा से तोड़ना, ये बात दर्शाता है। एक बात और समझाइए, एक बात और कौतूहल दिमाग में आ रहा है कि क्या ये जब इन्होंने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक वो ब्लैक टॉप रोड बना ली थी, क्या ये करगिल के समय जो उन्होंने ये काम किया कि पहले ये कच्चा रास्ता बनाया और उसको फिर बाद में ब्लैक टॉप किया, क्या ये पहले यहाँ पेट्रोलिंग वैसी नहीं होती थी, उतनी सघन नहीं होती थी, हर समय हर सीजन में नहीं होती थी? क्या उसी का फायदा उठाया क्या इन्होंने यहाँ तक पहुंचने? चाइना एक बहुत मेजर चीज पे काम करता है, एक स्ट्रैटेजी पे, वो है सलामी स्लाइसिंग, यानी धीरे धीरे करके आपके इलाकों में घुसपैठ करना। पहले वो 2 कदम बढ़ेगा, फिर 1 कदम पीछे हटेगा, फिर दोबारा से 3 कदम आगे बढ़ेगा, फिर 2 हटेगा। उसकी स्ट्रैटेजी इसी पॉइंट पे रहती है और सालों साल कारगिल से अब तक दिनेश ये कई बार मौके। अब एक बार क्विकली मेरे को ये बताइए कि यहाँ इसका दक्षिणी, ये जो हम देख रहे हैं, ये असल में नॉर्थ की तरफ जो पहाड़ियां हैं और नॉर्थ की तरफ का जो पैंगोंग का इलाका है वो हम देख रहे हैं, लेकिन इसके दक्षिणी हिस्से में चुशूल की तरफ का जो एरिया है वहां पर ये झड़प होती है और उसके उस तरफ एक और झील है, छोटी झील, जिसका नाम है स्पेंगर। क्या इसका रणनीतिक, क्योंकि बीच में ये पता चल रहा है कि पैंगोंग और स्पेंगर के बीच की जो जगह है उसमें एक ऊंची चोटी है जिसमें इसने एक पोस्ट भी बना रखी है जिससे चुशूल पर निगाह रखने की कोशिश करता है। क्या वहां पर कब्जा और बढ़ाने के इरादे से यह किया गया है? देखिए, आप जो स्पेंगर और पेंगोंसो की बात कर रहे हैं, लगभग ये इलाके वहीं के हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्ट्रैटेजिकल मूव इसीलिए किया गया कि एक चोटी नहीं, यानी मैं आपको बता रहा हूं 2 से 3 जगह कोशिश की गई। और दिनेश, 2 से 3 जगह अगर इतनी मोबिलाइजेशन आप लेकर जाओगे और वो भी रात को, और आपका कोशिश होगी कि हैवी इक्विपमेंट और व्हीकल्स के साथ आप वो डिप्लॉयमेंट करोगे, तो उसका मकसद वही था जो उसने फिंगर मकसद वही था। अब ये मकसद सामने दुनिया के सामने उजागर हो चुका है और ये भी कि इस मकसद को किस बुरी तरह नाकाम किया गया है। अब इसको लेकर मैं आगे जाता हूं और सबसे पहले विष्णु प्रकाश जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि अब कोई गुंजाइश रह गई क्या टेबल टॉक्स की? देखिए, चाइना के मंसूबे पहले दिन से साफ थे। वो पहले दिन से ये कोशिश में था कि एक, भारत को कमज़ोर दिखाया जाए, दूसरा, भारत की ज़मीन हथियाई जाए, और ये शुरू से ये करता आ रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है। और जो देश 40 साल के एग्रीमेंट्स तोड़ सकता है, जो सफ़ेद झूठ बोल सकता है, वो देश कुछ भी कर सकता है। और जैसे इन्होंने 15-16 की रात के बाद कहा कि साहब हमने नहीं किया था, भारतीयों ने किया था, इस बार भी इन्होंने यही कहा है। तो ये यही रुख अख्तियार करेंगे दिनेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप ये पूछ रहे थे पहले कि इनकी अपने जो इनके जवान हैं उनकी मृत्यु हुई है उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करते। एक कारण ये है कि ये इनका प्रोपेगेंडा है कि चीन को देन है, वरदान है स्वर्ग का। तो जो जिस देश को स्वर्ग का वरदान हो वो गलती कैसे कर सकता है? वो चीन को के पास डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो गलती कर ही नहीं सकता। ये प्रोपेगेंडा अपने घर में वो फैलाना चाहता है, इसलिए उसको कहां चपत पड़ी है ये वो छिपाना चाहता है। लेकिन मैं डिन्नी साहब आपके पास आ रहा हूं। चुशूल में अभी बैठक चल रही है, जो ब्रिगेड कमांडर से बात कर रहे होंगे, क्या बात हो रही होगी चीन की तरफ से धूर्तता के अलावा, और क्या एक्सपेक्ट कीजिएगा? बिल्कुल दिनेश जी, इसमें लेकिन एक चीज जो मैं इसमें थोड़ा सा एक बताना चाहूंगा कि ये पहली बार हुआ है कि भारत ने एक प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है। इसका समझना बहुत जरूरी है। आज तक हमने रिएक्शन मोड पे काम किया कि चाइना ने हमारे एरिया पर आया तो हमने रिएक्ट किया है। ये पहली बार है कि हमने एक प्रीएम्प्टिव। आप इसको प्रीएम्प्टिव क्यों कह रहे हैं? कोई अगर घुस रहा है और उसको रोका है आपने तो रिएक्टिव है कि प्रीएम्प्टिव है? मैं उसी पे आता हूं दिनेश जी। अगर आप वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसमें ये लिखा था कि चाइना कुछ एक ऐसे मैनूवर कर रहा था जिसको रोकने के लिए भारत ने कुछ एक ऐसे पोजीशंस को इख्तियार कर दिया है ताकि वो वहां पर आकर खुद ना बैठ जाए। तो ये इसीलिए हम प्रीएम्प्टिव बोल रहे हैं। जैसे अभी 4 और 8 के बीच में आकर वो बैठ गए थे, अब मान लीजिए अगर इसी इलाके में अगर भारत ने पहले अगर पता लगता है ऐसा कुछ कर रहा खुद अगर बैठ जाए, तो वही हालत हमने अभी जो उनके जो हमारे जो स्टेटमेंट आया है उससे यही है कि हमने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया है। तो ये एक न्यू नॉर्मल है, ये ऐसा नहीं है कि पहले सालों से हुआ होता है। हमने अपने इनके जो हाइट्स हैं, जो स्पैंगूर के आसपास के हाइट्स हैं, उस पर आकर बैठ गए हैं भारत का सेना। तो दिस इज व्हाट, ये जो है उसका एक बहुत बड़ा मैसेज है, एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटेंट दिखाता है कि हम यहां पर ये भी कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटेंट है और ये पहली बार इसको आप समझिए कि ये प्रीएम्प्टिव कदम उठाया गया है। जानकार इस बात को बता रहे हैं। और जब ये बात डिन्नी साहब कह रहे थे तो सुमित जो डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वो इस बात पर हामी में सिर हिला रहे थे। आपको समझना होगा कि ये जो दिख रहा है कि हमने रिएक्ट किया, असल में हमने प्रीएम्प्ट किया है। और विस्तार से समझेंगे। लेकिन क्या कमाल का ग्राफिक्स बनाया है, पूरी ग्राफिक्स टीम को इसके लिए बधाई कि ये आप यहां पर स्टूडियो में पैंगोंग के हर एक हिस्से को महसूस कर पा रहे हैं। पैंगोंग लेक कहां पर है, कैसे उसकी वो फिंगर्स, वो नकल्स जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, कैसे वो फिंगर नंबर 4 जो एक लार्जर पेनिनसुला के तौर पर बाहर आई हुई है, और उसके आगे फिंगर नंबर 8 की तरफ जहां सुमित खड़े हुए हैं उस तरफ कैसे उसने फिंगर नंबर 4 से लेकर फिंगर नंबर 8 तक उसने चीजें कब्जाई हुई हैं। और फिंगर नंबर 1 से लेकर फिंगर नंबर 3 तक हिंदुस्तान की पेट्रोलिंग अभी भी जारी है। लेकिन इसी के दक्षिणी इलाके में किस तरीके से भारत की तरफ आने की कोशिश की चीन के सैनिकों ने, जब भारत ने उनको मार भगाया है। और यह कमाल का प्रीएम्प्टिव एक्शन, कमाल के ग्राफिक्स इस समय आपको वो जानकारी एज इट इज पहुंचाने के लिए TV9 भारतवर्ष की तरफ से ये दिखाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स टीम को एक बार फिर से बधाई। आप तो उस इलाके में गए हैं, आपने वहां से रिपोर्टिंग की है, एज इट इज देखा है, प्रत्यक्ष देखा है, और यहां स्टूडियो में आप देख रहे हैं। कितना करीब पा रहे हैं उस जगह के? आपको देखते पहली नजर में मैंने दिनेश ये बोल दिया था कि ये जो लोग वहां नहीं गए हैं, जिनको नहीं पता, हमारे दर्शक, उनको ये हूबहू उसी तरीके की समझ देगा, उसी तरह का पर्सपेक्टिव देगा कि आखिरकार वो इलाका है कैसा। यानी नदी के लेक के पास का ये रिजेस जिसको हम फिंगर कहते हैं, ये आखिरकार ये फिंगर्स क्यों कहा जाता है और ये फिंगर्स कैसे फैली हुई है, और ये दरअसल की कितने डिवीजन में, यानी फिंगर्स का डिवीजन किस तरीके से पेट्रोलिंग पॉइंट का। तो ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक हमारी ग्राफिक्स टीम ने पहुंचा। और ये खास बात ये कि ये आपको एक्चुअल सिनेरियो बता रहा है कि आखिरकार क्या थ्रेट, एक्चुअल सिनेरियो, ताकि आप खुद सशरीर वहां मौजूद ना हो तब भी आप समझ पाएं कि कहां पर क्या हो रहा है। और इस बात को लेकर मैं एक बार फिर से गुरमीत साहब के पास जाना चाहूंगा। गुरमीत साहब, मैं वही समझना चाहता हूं, हाउ डू वी टर्म इट टू बी प्रीएम्प्टिव सर? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं दाद देता हूं जिस प्रकार ऑगमेंटेड रियलिटी से आपने ग्राफिक बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। और क्योंकि मैं इस जगह में गया हुआ हूं और इस जगह में भी ऑपरेट किया है, तो ये जो पानी का रंग दिखाया है ये हूबहू ऐसा ही है। अभी आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूं कि ये जो चाइना और PLA की नापाक हरकत थी, इसके अंदर में धोखा भी है, ट्रेचरी भी है। और देखिए बातचीत में ये डिले करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीन के ऊपर में किस प्रकार से इसने प्रोवोकेशन किया है, ट्रांसग्रेशन करने की कोशिश की है। आपने जो सवाल पूछा है, हाँ, ये एक स्ट्रेटेजिक गलती है चाइना की,
और मैं ऐसे कहूंगा कि ये भारत का अलर्टनेस है, रेडीनेस है और प्रिपेयर्डनेस है, जिसके कारण भारत ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया है, क्योंकि भारत इस चालाकी जो चाइना की है उसके लिए बिल्कुल तैयार था। और ये भी दर्शाता है कि 15 जून को जो सबक सीखे हैं कि सबसे पहले कि चाइना के ऊपर में, पीएलए के ऊपर में बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। और उसके बाद जो मिलिट्री टॉक्स हुई हैं उसमें भी कहा गया है कि चाइना के और पीएलए के जो कमांडर हैं उनके ऊपर में बिल्कुल हमको विश्वास नहीं है। और बड़ी बात यह है कि सर, मैं संजय कुलकर्णी साहब से यह भी समझना चाहता हूं कि क्या यह प्लान किया जा रहा था और इसीलिए इनको सपोर्ट देने के लिए इनको एक तरीके से कवर का एहसास देने के लिए ही J-20 हॉवर कर रहे थे क्या आसमान में? मैं आऊंगा कुलकर्णी साहब आपके पास, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर मैं बता दूं अपने दर्शकों को। चीन का पैंगोंग में घुसपैठ से इनकार, सेना करती है सीमा पर कड़ाई से पालन। चीन ने कहा चीन की सेना ने कुछ नहीं किया। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि सैनिक कभी भी एलएसी पार नहीं करते। जाओ लिजियान प्रवक्ता ने कहा है कि 29-30 अगस्त की रात पैंगोंग में पीएलए ने घुसपैठ नहीं की थी, जबकि हकीकत यह है कि घुसपैठ की गई और भारतीय सैनिकों की तरफ से उनको ऐसा करने से रोककर वापस खदेड़ा भी गया। एक बार फिर से अपनी करनी से इनकार करता हुआ संजय कुलकर्णी साहब, यह भी उसके वॉरफेयर का हिस्सा है क्या? ये देखिए दिनेश, चीन का आप स्टेटमेंट देखिए, चित भी मेरा और पथ भी मेरा। अगर हम सक्सीड कर गए तो ये तो मेरा इलाका था, जब हम कर नहीं पाए तो हम तो एलएसी पार करते ही नहीं। ये बहुत बड़ी, आप देखिए किस तरीके से चीन जो है अब रिएक्ट करता है, ये बहुत समझने की बात है। प्रोवोकेटिव मिलिट्री एक्शंस कर रहे थे, उन्होंने सोचा था स्टेटस को बदली करने की उन्होंने राय थी। हमने प्रीएम्प्ट करके उन्होंने एलएसी पार नहीं किया। क्यों नहीं पार किया? क्योंकि उनको पार करने नहीं दिया, ये बड़ी बात है। और क्योंकि हमने उनको पार करने नहीं दिया, हम कह रहे स्टेटस को एंटे अप्रैल 2020 पे आना है। वो एग्जिस्टिंग स्टेटस को ही बदली करने की कोशिश करे, उसको हम लोगों ने प्रीएम्प्ट किया और करने नहीं दिया। तो जो उनका वो स्टेटमेंट है कि उन्होंने एलएसी पार नहीं किया, बिल्कुल ठीक है, उनको करने ही नहीं दिया, वो सबसे बड़ी बात है। संजय कुलकर्णी साहब ने गजब डिफाइन किया है। असल में वो लोग अब अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इसके अलावा उनके पास कहने का कोई और रास्ता भी नहीं था कि हम तो गए ही नहीं। असल में आप गए थे, आप खदेड़ दिए गए, मारे गए, पीटे गए, वहां से वापस भगाए गए, लेकिन ये स्वीकार कैसे कर लिया जाए? आइए आपको दिखाता हूं वो जगह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। पहले आपने देखा वो पूरी जगह किस तरीके से हमने आपको की ग्राफिक्स के जरिए दिखाई, आपको खुद वहां होने का एहसास कराया। एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं वो जगह, और इस बार आप देख पाएंगे यहां बिग स्क्रीन पर, यहां आप देख रहे हैं फिंगर नंबर 1 2 3 4 जिसका हमने जिक्र किया। यहां तक भारत अभी भी पेट्रोल कर रहा है, लेकिन पेट्रोलिंग होती थी म्यूचुअल पेट्रोलिंग, यहां तक फिंगर 8 तक। यहां से आगे चीन ने बढ़कर फिंगर 4 से आने भारतीय सैनिकों को आगे आने के लिए रोक दिया और यह कहा कि इसके आगे आप पेट्रोल नहीं कर सकते, जबकि यहां पर म्यूचुअल पेट्रोलिंग हुआ करती थी। सुमित आप भी आ जाएं। उधर दिखाई दे रहा है भारत का झंडा, इधर दिखाई दे रहा है ये चाइनीज झंडा, चाइनीज क्लेम लाइन CCL। उनके परसेप्शन के मुताबिक वो हमेशा बदलते रहते हैं। असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को भारत रिगार्ड करता है, लेकिन CCL अपने हिसाब से आगे और पीछे करता है चीन। यहां पर आप देख रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब से ही ये जो पीली रेखा है, इसका महत्व क्या है सुमित? देखिए ये वो इलाका है फिंगर 4 का, जहां पर अभी इस फिंगर के यानी इस लाइन के इस तरफ चीन है और लाइन के इस तरफ हम है। जो आप बता रहे हैं लगातार, फिंगर 8 पर भारत का दावा है कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पर है, और चीन का परसेप्शन, लाइन ऑफ परसेप्शन है फिंगर 2 का। अगर दिखा सकें तो, लेकिन जब हाँ फिंगर नंबर 7 के पास लेक बेस उसने 2017 में बनाया था, क्या हम इस बात को भांपने लगे थे? मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आगे चलूंगा, इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक 3D ग्राफिक्स है जिसके जरिए हम आपको आगे ले जाएंगे। पहले आपने देखा फिंगर नंबर 1 2 3 4 और यहां पर फिंगर नंबर 6 तक का हिस्सा देख रहे हैं। ये फिंगर नंबर 4 के पास जो येलो लाइन है वो आपको बता रही है कि असल में किस जगह से आगे पेट्रोलिंग अभी भारत की बंद है। पेट्रोलिंग दोनों तरफ, यानी पेट्रोलिंग आपकी फुट पेट्रोलिंग को भी बंद किया हुआ है इस लाइन से आगे, और आपकी बोट की पेट्रोलिंग जो होती थी, यानी पेट्रोलिंग दोनों तरीके से होती थी, दोनों पेट्रोलिंग को मई महीने से रोका हुआ है। और मैं आपको यही बता रहा था, चीन का दावा यही नहीं रुकता दिनेश। चीन का दावा है कि उसके हिसाब से जो चाइनीज क्लेम ऑफ एक्शन लाइन है वो फिंगर 2 पर है, यानी चीन अभी भी यहीं नहीं रुकेगा। आप ही मान, मतलब वो ये कह रहा है कि हम तो पीछे लुके हुए हैं, हमारा इलाका तो और आगे। बिल्कुल वो जो बार बार आप जो हम बता रहे हैं कि चीन की तरफ से रिस्पांस आया कि वो ये कह रहा है। और अब अगर देखें कि ITBP की लोकेशंस है और ये फिंगर का इलाका अगर आप देखें,
ये बेसिकली ऊपर से ली गई तस्वीर है जो आपको ये दक्षिणी हिस्सा दिखा रही है, दक्षिणी तट दिखा रही है, और वो उत्तरी तट है। इसमें अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर निकलती है, और ये रिमुचांग वो जगह है खुरनाक फोर्ट को जिसने इसने रिमुचांग बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल रिमुचांग, और ये लगातार इलाके में 62 की लड़ाई आप याद कीजिए, ये इन्हीं इलाकों के आसपास का एरिया है। और मैं दिनेश ये भी बता दूं आपको कि वो एक लोकेशन पे नहीं रुकता, वो अगर अभी रिमुचांग या फिर कहीं पर भी अगर वो फिंगर 4 की बात कर रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में वो फिंगर 3 पे पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, इससे रिमुचांग तक हम पहुंच गए। आपको मैं पूरे उसके बैंक्स के साथ लेता जा रहा हूं, उसके पूरे किनारों के साथ। ये देख रहे हैं आप टेढ़े मेढ़े रास्ते, वो आईटीबीपी वाला जो चौकी वो हमने आपको दिखाई, ये रिमुचांग खुरनाक फोर्ट जिसको इसने रिमुचांग चौकी में बदल दिया। और ये जा रहा है, ये जा रही है एक रोड जो सीधे आगे जाती जा रही है। इसको और आगे बढ़ाएं, इससे आपको एक और इशारा मिलेगा। इधर आप ये भी देखिए, स्पेंगर लेक थी, स्पेंगर लेक से भी एक रास्ता बढ़ रहा था, और दोनों के बीच में अगर इधर आप तसव्वुर करें स्पेंगर का और उधर पैंगोंग को देखें जो कि दिखाई दे रहा है, उसके बीच में लाल रास्ता है, ये दिखा रहा है दोनों को जोड़ने के लिए भी उसने एक पगडंडी नुमा रास्ता बनाया है। एक और महत्वपूर्ण चीज, आप जो लगातार पैंगोंग झील बता रहे हैं और ये इलाका बता रहे हैं, दरअसल दिनेश यही स्पेंगर झील के पास की पहाड़ियों पर उसने 29 तारीख को बैठने की कोशिश की। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि अगर वो यहां बैठ जाता तो उसके लिए ना सिर्फ आपकी मोबिलाइजेशन पैंगोंग पे काउंटर करना, बल्कि ये इधर वाला इलाका यानी चुशूल, बिल्कुल चुशूल के इलाकों में वो आराम से हमें मॉनिटर कर। ये है रनवे, ये है चुशूल का रनवे, वो उधर चुशूल आप जहां समझा रहे हैं, बिल्कुल यहाँ चुशूल, अगर आप यहां से निगाह रख सकता है वो चुशूल पर भी, और चुशूल का रनवे देख सकता है। ना सिर्फ निगाह रख सकता है, आपको डोमिनेट कर सकता है, और आपकी और ये है वो पहाड़ी बीच में, हिल बिटवीन दैट लेक, और यहां उसने एक पोस्ट बनाई हुई है ऊंचाई पर, यहीं काबिज होने की। ऐसी कई पोस्ट बनाने का पूरी कॉन्स्पिरेसी थी या पूरी साजिश थी, और उसका यही था कि रात को 11 से 12 बजे के बीच में वो अपनी डिप्लॉयमेंट अपने हैवी व्हीकल्स लाके खड़ा कर देगा। भारत के बाद जब सुबह इसके बारे पता लगेगा तो फिर दोबारा से इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। अब इसको आगे, ये क्यों है ये जगह जहां से वो हटना नहीं चाहता बल्कि और आगे बढ़कर डटना चाहता है। और आगे चलें आप, यहां पर आप देखेंगे वही पहाड़ी जो हमने दिखाई थी आपको, जिसमें ऊपर आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही थी, और ये जो जिगजैग ट्रैक आपको नजर आ रहा है, ये स्पेंगर और पैंगोंग को जोड़ने के बीच वाला जो रास्ता उसने बनाया हुआ है वो दिखाई दे रहा है। इससे आगे चलें प्लीज, इससे आगे चलें, इससे अगर आप आगे चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर आपको पैंगोंग नजर आ रहा है, ये उसके दक्षिणी जो तट है उससे उसने रोड बनाई हुई है, और इधर स्पेंगर देखेंगे, यहां पर नॉर्थ शोर, माफ कीजिए, पैंगोंग का, और यहां दक्षिणी तट स्पेंगर का, जिससे एक रोड निकली हुई है। अब समझ में आएगा कि क्यों वहां से हटना नहीं चाह रहा वो। आगे बताइए सुमित। देखिए, अगर आपने दोनों जगह बता दी, अगर सिर्फ नॉर्थ पे बैठ गया तो वो आपकी इधर की मूवमेंट देख पाएगा, और अगर वो साउथ में ही बैठ गया, यानी जो पैंगोंग आप बता रहे हैं ये स्पेंगर लेक के आसपास, अगर वो यहां बैठ गया तो फिर तो आपकी हर मूवमेंट को काउंटर कर सकता है। यानी अब देखिए, इधर दोनों तरफ से उसने जो रोडें बनाई हुई हैं वो रोडें आगे जाकर मिलती हैं G219 में, जहां पर यहां रुटोग मिलिट्री बेस है। ये पूरा का पूरा शहर उसने मिलिट्री शहर में बदल दिया, और ये चीमिल कंपाउंड है। देखिए दिनेश, ये सारी चीजें चीन क्यों कर रहा है? उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट के हिसाब से। आप और मैं कई बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आखिर ग्वादर से जो रोड निकल रही है उसका मकसद क्या, और ये एक्सपेंशन प्लान दूसरा है। यानी जब ये रोड्स जो कनेक्टिंग रोड जो होंगी वो अलग अलग इलाकों में जाएंगी, तो ये सारे इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए वो पहले से अपनी पोस्टरिंग कर रहा है, और पहले से ये पोस्टरिंग, और दूसरा इसका महत्वपूर्ण, और आप इसको सेकंड कीजिएगा अगर मैं सही कह रहा हूं, ये असल में यहां पर G219 के पास उसने वॉर रिजर्व्स रखे हुए हैं। यहां पर उसका पूरा भंडार, एक तरीके से आयुध भंडार उसने बनाया हुआ है, और यहां से आगे अगर वो जब निकलेगा तो आगे जाकर ये स्पेंगर और पैंगोंग के जरिए उस जगह पहुंच सकता है जहां इसने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट बनाई हुई है। इसलिए इन जगहों से वो हटना नहीं चाह रहा, और जैसा आपको सुमित बता रहे थे, क्योंकि ये इलाका जाकर मिलता है आगे G219 से, वो हाईवे जो तिब्बत से लेकर जिनजियांग के कासगढ़ तक जाता है, इसलिए इस जगह को वो छोड़ना बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा है, और इसीलिए उसके साथ इस इलाके में खासतौर से तनाव बना हुआ है। अब इस इलाके को समझाने के बाद एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट्स का रुख मैं करता हूं, मैं चलूंगा कुलकर्णी साहब के पास। कुलकर्णी साहब, ये बहुत पहले से समझ में आ रहा था कि इस जगह से पीछे हटाना भारत के लिए बहुत बड़ा मशक्कत का काम होगा, और वो आखिरकार दिख रहा है। बजाय पीछे हटने के वो आगे बढ़ने की हिमाकत कर रहा है। ऐसे है दिनेश, वो कोशिश कर रहा है, वो उसकी जो मंशा है वो पूरे, हम लोग क्योंकि सक्षम हैं, हम लोग अब पूरे तैयार हैं। हम लोगों को मालूम है कि चीन अब कितनी भी धोखाधड़ी करे हम उसका जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। चीन कोशिश करता रहता है। अब आप देखिएगा, अगर चीन फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में बैठा है, और अगर मैं कह रहा हूं
साउथ बैंक के ऊपर जाकर एक कदम रख देता, हम लोगों को बाद में उसको इवेक्ट करने में दिक्कत होती। इसलिए प्रीएम्प्टिव एक्शन में जब हमने उसको इसलिए कहा जा रहा है प्रीएम्प्टिव, इसलिए कहा जा रहा है प्रीएम्प्टिव। जी प्लीज आगे बढ़ें सर। क्योंकि प्रीएम्प्टिव एक्शन में हमने उसको आगे आने नहीं, अब चीन को अब हमें और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन जो है वो हर हमेशा हिंदुस्तान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेगा। तो उसका मकसद चीन रिलेंटलेस है, इसलिए हमको हर वक्त सावधान रहना होगा। संजय कुलकर्णी साहब का ये पॉइंट नोट करने लायक है। सोई साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। पैंगोंग झील पर चीन ने की थी बहुत बड़ी साजिश। चुशूल इलाके में 2-3 जगह घुसपैठ की थी कोशिश। सेना को खुफिया निगरानी ने पहले से ही कर दिया था अलर्ट। भारतीय सेना चीन के खिलाफ पहले से ही थी तैयार। चीनी हरकतों को भारत ने दे दिया मुंह तोड़ जवाब। मतलब यहां इंटेलिजेंस की भी तारीफ करनी होगी। वक्त रहते इस बात का पता चल गया। सोई साहब, इसके लिए जो लोग उस काम में तैनात हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। नहीं, बिल्कुल दिनेश, जो है इस समय में जैसा हालात चल रही है, भारत ने सैटेलाइट, एयर और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पूरी नजर रखे हुए हैं कि किस प्रकार से उनका बिल्डअप है और किस प्रकार से उनकी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा, जो जनक गुरमीत ने बताया था, मैं भी ये आपके ग्राफिक्स की तारीफ करना चाहता हूँ कि जो मेरे जो सिविलियन फ्रेंड है, जो नॉन फौजी हैं, वो बहुत पसंद करते हैं, उनको सब बातें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अभी एक चीज छोटी सी ऐड करूंगा कि भारत की सोच बदली हो गई। अभी ये प्रीएम्प्टिव का मतलब है कि भारत का सोच चेंज हो गई है, रिएक्टिव नहीं है। अब हम प्रोएक्टिव हैं, प्रीएम्प्टिव हैं, और चीन अभी रिएक्ट करेगा कि ये क्या हो गया है, ये भारत ने कब्जा कर लिया पहले। मतलब जो वहां प्लान कर रहे थे, कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनको धकेल के वहां हमने उसको अपने कब्जे में ले लिया। आज वो सोचने में मजबूर होगा कि भारत की सोच आक्रामक है। भारत अब वो नजर से नजर मिलाकर देखता है। भारत वो दबने वाली चीज नहीं है। दृढ़ निश्चय हमारा साफ है इस चीज में दिनेश। दृढ़ निश्चय दिखा रहा है। यह पूरी घटना यह दिखा रही है कि इस बार हमारा रिजॉल्व स्टील का है और 1 इंच जमीन भी सीड करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इससे पहले कि मैं आगे विष्णु प्रकाश जी के पास जाऊं, मैं आपको यह भी स्पष्ट करता चलूं कि ये भी समझा जा रहा है कि लद्दाख में अगर कुछ हुआ तो वो लद्दाख तक महदूद नहीं होगा, क्योंकि तनाव के कई सारे पॉइंट्स बने हुए हैं और मुमकिन है कि यहां पर ऐसे जैसे ही एक बटन प्रेस की जाए, बाकी जगहों पर भी आप एक्सप्लोजन देखें। क्या ये बात, विष्णु जी, ये बात सच है कि यहां कोई चिंगारी भड़की तो शोले पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे? मेरी ये अभी भी उम्मीद है कि ये चिंगारी भड़केगी नहीं और शोले नहीं देखने को मिलेंगे। दिनेश जी, मैं अपने दूसरे सहयोगियों के साथ सहमत हूं कि चीन जो अमन और शांति की भाषा नहीं समझता, वो अमन और शांति की भाषा को कमजोरी समझता है और वो ताकत की भाषा समझता है। पर मुझे ये देख के खुशी है, जो कल की खबर है आपने देखी होगी और मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि 15-16 जून की रात के बाद एकदम से भारत ने अपने समुद्री जहाज साउथ चाइना सी में भेजे। एक्सरसाइजेज हुई अमेरिका के साथ और मलक्का स्ट्रेट्स में भी कुछ कार्रवाई हुई या उसके पास हुई। तो हमको शायद पता नहीं लग रहा है, पर भारत सरकार बिल्कुल इस पर दृढ़ है कि चीन को कोई भी मौका हमको पता नहीं चल रहा है, खबरें सार्वजनिक नहीं हो रही हैं, लेकिन भारत अपने जो काम करना चाहिए उसको चुपचाप अंजाम दे रहा है। विष्णु प्रकाश जी का कहना यह है, और देखिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा का सहारा लेता है चीन। जो दबाना है वो दबाता है, जो छिपाना है छिपाता है, जो दिखाना है वो दिखाता है, अपने घर में अपने ऑडियंस को कंफ्यूज करने के लिए और वहां वॉर मॉन्गरिंग को लोगों पर हावी करने के लिए वहां एक फिल्म रिलीज की गई है The 800। और देखिए, पहले एक फिल्म रिलीज की गई वॉल्फ वॉरियर। वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का नाम आप अक्सर सुनते हैं। वॉल्फ वॉरियर असल में वहां की एक फिल्म है। जिस तरीके से बॉलीवुड से इंस्पायर होता है हिंदुस्तान, हॉलीवुड से अमेरिका इंस्पायर होता है, उसी तरीके से यहां आप देख रहे हैं कि वॉल्फ वॉरियर एक फिल्म रिलीज हुई जिसमें एक महत्वपूर्ण डायलॉग है, इवन इफ थाउजेंड्स माइल्स अवे इफ somebody offends China I'll have to pay। और उस डायलॉग को ऑगमेंट करते हुए वॉल्फ वॉर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इधर आप देख रहे हैं The 800 चाइनीज फिल्म, जिसको 21 अगस्त को रिलीज किया गया। 2019 में रिलीज किया जाना था, उसको टाला गया, जानबूझकर अटकाया गया और 2020 में 31 अगस्त को, ये 21 अगस्त को इसलिए रिलीज की गई क्योंकि इस समय सूट करता है शी जिनपिंग के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सूट करता है, लिहाजा इसको आगे बढ़ाया गया। और इसको देखने के बाद वहां पर लोगों ने भी, क्योंकि वहां पर एक पूरी मशीनरी, पूरा अपरेटस काम कर रहा है, लिहाजा वहां पर लोगों ने भी इसको रिस्पॉन्स दिया और ये अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इस फिल्म ने वहां कमाई का। जाहिर है
है चीन को उसके डे टू डे मुद्दों से भटकाकर दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश शी जिनपिंग की फिलहाल कामयाब होती दिख रही है। हमारे दर्शकों का सवाल अड़ी में हमारे एक दर्शक क्या कहते हैं वो सुनिए। सुजीत कुमार रॉय कहते हैं मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि चीन प्रेशर में है, कुछ ना कुछ करेगा ही, इसलिए भारत को हर एक परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध तो सीधा नहीं लड़ेगा पर उलझाने की कोशिश करेगा। देश को अपनी स्ट्रैटेजी बदलना चाहिए और चीन के पड़ोसी से अपना रिश्ता और प्रगाढ़ करना चाहिए। क्या डिन्नी साहब ये ठीक है? हमको किस पड़ोसी से रिश्ता मधुर करना चाहिए चीन के जो हमने नहीं किया? एक बार दोबारा बताइए दिनेश जी, किस हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि हमको ये काउंटर स्ट्रेटजी के तहत चीन के पड़ोसियों को अपनी तरफ लाना चाहिए और हमको अपनी नीतियों में अब तब्दीली करना चाहिए। क्या इशारा ये है कि तिब्बत को लेकर अपनी आवाज और बढ़ा देनी चाहिए? अभी मेरे ख्याल से तिब्बत का वो एक ऐसा कार्ड है जो अभी हमें खेलने का टाइम नहीं आया, जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि बाकी जैसे अभी एम्बेसडर साहब भी जो बोल रहे थे, हम कई एक चीजों के साथ अभी उनके साथ कर रहे हैं। तिब्बत एक ऐसा एक कार्ड है जो अभी टाइम नहीं है, वो बाद में खेला जा सकता है, बाद में खेला जा सकता है और भारत फिलहाल जो कदम उठा रहा है वो ठीक है। अगला सवाल, अगली टिप्पणी जल्दी से दिखाइए प्लीज। यहां पर हमारे एक दर्शक का कहना है कि इंडिया नीड्स टू एक्ट प्रोएक्टिव। ये एनके फाशिक हैं जो कह रहे हैं चाइना वांट्स स्टॉप बाय दीज स्टेप्स, विलेजेस बी इवैक्यूएटेड, चाइना वांट्स टू मलाइन मोदी जी's इमेज, वांट्स टू रीइंस्टेट कांग्रेस। ये इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये तो असल में ये राजनीति है जिससे प्रेरित होकर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ की घरेलू नीतियों से उसको कोई फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमको अपने अंदर क्या बदलाव अब हमेशा के लिए करना चाहिए कुलकर्णी साहब? ऐसे है कि जिस तरीके से एक तो क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मकसद है, तनाव है, पूरे देश ने एकजुट होना चाहिए। चीन की ये जो मंशा है और चीन जो दूसरे देशों के बीच में जाकर के अब अपने दखल अंदाजी करता है, जैसे आपने कहा वुल्फ वॉरियर वाली जो कार्रवाई करता है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने सब एकजुट होना चाहिए और चीन को सबक सिखाने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर हम सक्षम हैं, तगड़े हैं, तो चीन की एक भी मंशा पूरी नहीं होगी। चीन हम लोगों को उकसा रहा है, चीन देखने की कोशिश कर रहा है कि हम कहाँ कमजोर हैं। अगर हम सब जगह मजबूत साबित होते हैं, चीन अपने आप पीछे चला जाएगा। बहुत धन्यवाद सर, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, वरना आज तो जाहिर है लंबी बात हो सकती है। चीन का रवैया ये बता रहा है कि उसकी ताकत नई है, बौखलाहट भी जबरदस्त है और डर भी घनघोर रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।